नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष चौधरी। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं बीएसटीसी फर्स्ट ईयर और बीएसटीसी सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए कार्य में आने वाली फाइल सर्वे प्रोफाइल। यह जो फाइल है यह बीएसटीसी प्रथम वर्ष और बीएसटीसी द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। इस फाइल को बनाने के लिए हम इस प्रकार से एक इंडेक्स तैयार करते हैं। पहले हमारे सामने एक बात आती है कि ये जो सर्वे प्रोफाइल है ये क्यों बनाई जाती है और इसको बनाने की क्या उपयोगिता है। सर्वे प्रोफाइल विद्यार्थियों के द्वारा अपनी इंटर्नशिप के दौरान बनाई जाती है। आप जहां पर भी इंटर्नशिप देकर आते हैं उस विद्यालय में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिली, वहाँ का विद्यालय आपको किस प्रकार लगा, वहाँ के विद्यार्थियों के बारे में, वहाँ के शिक्षकों के बारे में आप जो भी अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं वह रिपोर्ट सर्वे प्रोफाइल के अंदर आती है। बीएसटीसी प्रथम वर्ष के विद्यार्थी इस फाइल के अंदर उस विद्यालय का नाम और उस विद्यालय के बारे में लिखेंगे जिस विद्यालय में वे 28 दिन के लिए इंटर्नशिप देने गए हैं। बीएसटीसी द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी इस फाइल में उस विद्यालय का नाम लिखेंगे और उस विद्यालय के बारे में लिखेंगे जिस विद्यालय में वह 96 यानी 96 दिन के लिए इंटर्नशिप देने गए हैं। अब आइए हम देखते हैं कि हमारी फाइल में प्रथम पेज पर मैंने यह बीएसटीसी की एक फाइल ली है और उस फाइल के अंदर जिस प्रकार से मैंने ये रिपोर्ट तैयार की है आपके सामने लिख रहे हैं। फाइल का जो प्रथम पेज रहेगा हमारा, इस प्रथम पेज के अंदर आप देखेंगे हमें एक विषय सूची बनानी है जिसे इंडेक्स कहा जाता है। हम अपने प्रत्येक पेज के ऊपर नंबर डालेंगे, उस नंबर के अंदर जो जो चीज़ बताई गई है वह हम इसके अंदर विषय सूची में अंकित करेंगे। जिस प्रकार से कि जो सर्वे है उसके बारे में मैंने पेज नंबर 1 में लिखा है, विद्यालय विद्यार्थियों की जानकारी जो दी है वो पेज नंबर 2 और 3 आधे तक गई है तो उसको यहाँ लिखा गया है। यानी इस प्रकार से आप विषय सूची तैयार करेंगे। इसके बाद आता है सर्वे। हमारी इस फाइल के अंदर जो हमारा पहला पेज है जहाँ से सर्वे शुरू हुआ है उसको इसके अंदर इस प्रकार से लिखना है। सबसे पहले तो हमें बताना है कि सर्वे का अर्थ क्या होता है। किसी निश्चित क्षेत्र में किसी भी प्रकार की जानकारी जुटाना जो ज़रूरत या पसंद आदि के बारे में होती है ताकि वहाँ हम किसी प्रकार की आवश्यकता या लोगों को किसी प्रकार की गतिविधियों में रुचि है। अर्थात अब हमारे पास आता है कि सर्वे होता क्या है। प्रश्न हमारा यहाँ बनता है कि सर्वे क्या होता है। सर्वे का मतलब होता है कि एक विशेष क्षेत्र के अंदर हमारे द्वारा किसी भी व्यक्ति, स्थान या किसी संस्था के बारे में रिपोर्ट तैयार करना सर्वे कहलाता है। दूसरा पैराग्राफ, सर्वे करना अनुसंधान प्रक्रिया का है, एक महत्वपूर्ण कार्य है। इस प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थी शिक्षक द्वारा, यानी यहाँ दूसरे में बताया गया है कि सर्वे है ये किस प्रकार की प्रक्रिया है, अर्थात ये एक प्रकार की अनुसंधान क्रिया है और इस सर्वे में हम विद्यालय तथा विद्यालयों के आसपास तथा विद्यार्थियों तथा शिक्षकों के बारे में सर्वे करते हैं। इस प्रकार से ये हमारा पहला पेज तैयार होता है। अब हम देखते हैं हमारा दूसरा पेज। दूसरे पेज में आप देखिए आपके सामने ये लिखा हुआ है विद्यालय के बारे में जानकारी। ये आप हेडिंग बनाओगे। इस हेडिंग में आप उस विद्यालय का नाम लिखेंगे जहां पर आप इंटर्नशिप देने गए हैं। अर्थात बीएसटीसी फर्स्ट ईयर की इंटर्नशिप आपने जहां दी है वहां बीएसटीसी फर्स्ट ईयर वाले विद्यार्थी अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे। यदि इस फाइल को बीएसटीसी द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी तैयार कर रहे हैं तो वो यहाँ उस विद्यालय का नाम लिखेंगे जिसमें वे 96 दिन के लिए इंटर्नशिप देने गए हैं। विद्यालय का नाम लिखेंगे, वह विद्यालय कहाँ पर है यह लिखेंगे, उस विद्यालय के उस समय प्रधानाचार्य कौन थे आप उनका नाम लिखेंगे, उस समय विद्यालय में कितने शिक्षक थे उन शिक्षकों की आप संख्या लिखेंगे। यह आपके विद्यालय से संबंधित आंकड़ा होगा, इसीलिए इस फाइल के अंदर यह आंकड़ा खाली रखा गया है। अब यहाँ भी प्रश्न बनता है कि आप किस विद्यालय में इंटर्नशिप देने गए थे, तो आपको पता होना चाहिए, आपको याद रहना चाहिए कि आप अपनी जिस वर्ष की ये फाइल बना रहे हैं आप उसी विद्यालय का नाम बताएं।
इसके बाद आता है विद्यार्थियों की कुल संख्या, अर्थात जहाँ पर आप इंटर्नशिप देने गए हैं वहाँ पर विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी। जैसे मैंने यहाँ आपको दिखा रखा है, कुल विद्यार्थियों की संख्या 250 है, जिसमें छात्रों की संख्या 150, छात्राओं की संख्या 100। अब ये तो मैंने काल्पनिक रूप से लिखा है, आप लिखेंगे जिस स्कूल का नाम आपने यहाँ पर डाला है उस स्कूल में कितने विद्यार्थी थे, आपको ये संख्या इसमें लिखनी है। ये आंकड़ा सभी का एक जैसा नहीं होता है, क्योंकि आप अलग अलग स्कूल में इंटर्नशिप देख के आए तो आप आंकड़े अपने हिसाब से लिख सकेंगे। 250, 150 और 100। इसके बाद इसमें कुल ओबीसी के विद्यार्थी कितने थे। ओबीसी के जैसे मैंने बताया कि इन 250 बच्चों में से ओबीसी के कुल विद्यार्थी 90 थे। अब इन 90 के अंदर मेरे पास छात्र 50 थे और छात्राएं 40 थी। ये थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखें कि आप अपने हिसाब से आंकड़े ना बनाने लगें। यदि आप अपने हिसाब से आंकड़े भी बना रहे हैं ना, तो यहाँ देखिएगा 40 और 50 ऊपर 90 होने चाहिए। कुल विद्यार्थी एससी के 60, कुल विद्यार्थी एसटी के 60, ऊपर मैंने 30 किए, नीचे मैंने 35 और 25 दिखाए हैं। कुल विद्यार्थी जर्नल के 40। अब एक चीज और आप यहाँ पे भी देखिए, कुल जर्नल के 40, एसटी के 60, एससी के 60, ओबीसी के 90। अब ये जो आंकड़ा है ये भी आपका 250 ही आ रहा है। तो यहाँ अपने हिसाब से आप गप्पे ना मारें, आप कुल आंकड़े जो ले रहे हैं उसी हिसाब से आगे के आंकड़े तैयार करें। ये विद्यार्थियों की कुल संख्या। पेज नंबर मेरा रहा 2। अब आता है पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 में आप देखिए, जो पीछे वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या में जो आंकड़े बचे हुए थे, कुल जर्नल के 40, छात्राएं ये और छात्र इतने। अब आता है कि विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि। विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि से हमारा तात्पर्य यह रहता है कि आपके पास जितने बालक हैं उन बालकों में से जो मजदूर वर्ग में हैं उनके बच्चे कितने हैं, व्यापारी वर्ग के बच्चे आपके पास कितने हैं, नौकरी वर्ग के बच्चे कितने हैं, अन्य वर्ग के आपके पास बच्चे कितने हैं। और फिर इसके बाद आपके अंदर आप यहाँ आंकड़ा लिखेंगे कि जो आपके पास अधिकांशतः बच्चे थे वो किस वर्ग से संबंधित थे, अर्थात मजदूर वर्ग से थे, श्रमिक वर्ग के थे, या फिर व्यापारियों के थे, या सरकारी नौकरी के थे, या अन्य जो भी वर्ग है उससे संबंधित थे। तो यहाँ नीचे आपको उन चीज़ों को मेंशन करना है कि मेरे पास इस प्रकार से। अब यहाँ आपका एक प्रश्न बनता है कि आप जिस विद्यालय में इंटर्नशिप देने गए थे वहाँ पर आपके जो स्कूल के बच्चे थे वहाँ पर अधिकांशतः बच्चे किस वर्ग से संबंधित थे। किस वर्ग यहाँ कौन सा आएगा कि उनके माता पिता किस वर्ग या किस व्यवसाय से जुड़े हुए थे। तो अधिकांश से, जैसे मान लीजिए इस फाइल में मैंने लिखा है कि जिस विद्यालय में मेरी इंटर्नशिप हुई थी वहाँ पर जो छात्र थे अधिकांशतः वो मजदूर वर्ग से जुड़े हुए थे, यानी उनके माता पिता मजदूरी करते थे। ऐसे मजदूर वर्ग के जो माता पिता थे उनके बच्चे मेरे पास अधिक पढ़ने के लिए आते थे, ऐसा इसके अंदर लिखा गया है। ये हमारा पेज नंबर 3 पूर्ण होता है। इसके बाद आता है हमारा पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 में हमारी हेडिंग बनती है विद्यार्थियों के अभिलेखों का विवरण। अभिलेखों का मतलब है कि विद्यार्थियों के द्वारा कितने हमारे पास विद्यार्थी इस समय उपस्थित हैं, कितने हमारे पास शिक्षक उपस्थित हैं, क्या हमारे पास यह अभिलेख यानी रिकॉर्ड है, क्या हमारे पास जो मिड डे में भोजन बनता है उसका हमारे पास रिकॉर्ड है, क्या हमारे पास यहाँ से जो स्थानांतरण लेकर गए हैं उन बच्चों का रिकॉर्ड है, क्या हमारे स्कूल में कोई अनुशासन पंजिका है, क्या इस विद्यालय के अंदर कोई प्रबंधन समिति है, क्या कोई खेलकूद से संबंधित सामग्रियाँ हैं, या फिर इस विद्यालय में परीक्षा परिणाम से संबंधित पंजिका है, पाठ्य पुस्तक वितरण पंजिका यानी लाइब्रेरी का रिकॉर्ड भी क्या यहाँ है। ये सारी चीज़ें यहाँ जो विद्यार्थियों से संबंधित और उस विद्यालय के जो अभिलेख है उनका इसके अंदर वर्णन किया गया है। और यदि आपके उस विद्यालय में हाँ है तो आप आगे हाँ लिखेंगे, और यदि ना है तो आप उसके अंदर ना लिखेंगे। इसके बाद आता है विद्यार्थियों का अधिगम
स्थल पर वर्गीकरण, यानी जो विद्यार्थी हैं उस विद्यालय में वे विद्यार्थी किस प्रकार के हैं, कुशल विद्यार्थी हैं या सामान्य विद्यार्थी हैं, कमजोर विद्यार्थी हैं। हो सकता है जिस विद्यालय में आप पढ़ा कर आए कोई विशिष्ट बालक हो, यानी समस्यात्मक बालक हो सकता है कोई बालक विकलांग हो, तो यहाँ पर आप वो पॉइंट भी बना सकते हैं। इस प्रकार से ये हमारा पेज नंबर 4 पूर्ण होता है। इसके बाद आपके सामने आता है पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 में हमारा जो पॉइंट बनता है वो है अपने शिक्षण विषय में छात्रों की अवधारणा, यानी छात्र अपने शिक्षक जो विषय हैं, यानी उनके द्वारा जो शिक्षण के विषय हैं उन विषयों में किस किस विषय में वो रुचि लेते हैं, किस किस जो अध्यापक हैं उनके साथ उनका व्यवहार कैसा है, या किस विद्यार्थी को किस शिक्षक का पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, यानी वहाँ पर आपको अनुपात निकालना है कि ऐसा कौन सा विषय, ऐसे कौन से अध्यापक हैं जिनका पढ़ना बच्चों को अच्छा लगता है या जिस विषय को जानना अच्छा लगता है, वो पूरी अवधारणा आपको यहाँ पर लिखनी है। जैसे उसमें विद्यार्थियों की उत्सुकता दिखानी है। कई बार क्या होता है कि कोई बच्चा, अधिकांश बच्चे किसी एक अध्यापक के पढ़ाने की शैली से इतने प्रभावित होते हैं कि वो उनका उत्सुकता से उनका इंतजार करते हैं कि वो सर या मैडम हमारी क्लास में आए और हमें ये विषय पढ़ाएं। तो वहाँ बच्चों की उत्सुकता दिखाई जाएगी, बच्चों में समझ दिखाई जाएगी, रुचि, अन्य कारण जो भी होंगे वो आप इसके अंदर लिखेंगे। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है कि वे विद्यार्थी जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अब आपको यहाँ उन विद्यार्थियों के बारे में बताना है कि कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कक्षा में कमजोर होते हैं या कक्षा में शरारती होते हैं, तो वहाँ पर उन बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। और वहाँ उस विद्यालय में आपके सामने भी कुछ ऐसे विद्यार्थी आए होंगे, तो आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ पर आपका एक प्रश्न बनता है कि क्या आप जहाँ इंटर्नशिप देकर आए हैं वहाँ पर उस विद्यालय में क्या कुछ ऐसे बच्चे भी थे जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता थी। यदि हाँ था तो आपका आंसर हाँ होगा, और यदि ना था तो यहाँ पर आप आंसर देंगे नहीं। इसके बाद ये हमारा 5 पेज नंबर कंप्लीट होता है और ये आता है हमारा पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 में हमारा पॉइंट बनता है कि विद्यालय में उपलब्ध जल व्यवस्था पर विचार, यानी वहां पर आपको बताना होगा कि जिस विद्यालय में आपकी इंटर्नशिप लगी थी वहां पर बच्चों के लिए जल व्यवस्था कैसी थी। जल व्यवस्था दो तरह से, एक तो बच्चों के लिए पेयजल की व्यवस्था कैसी थी और दूसरी बच्चों के वॉशरूम में जल की व्यवस्था कैसी थी। इन दोनों ही चीजों को आपको बड़े अच्छे से बताना है। यहाँ आप बता सकते हैं कि वहाँ पर पानी की टंकी बनी हुई थी, टंकी की समय समय पर सफाई की जाती थी या कीटनाशक वगैरह का प्रयोग किया जाता था, वॉशरूम वगैरह के ऊपर टंकी लगी हुई थी, उसका पानी कहाँ से आता था, पीने का पानी कैसे आता था, यानी वो सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी गई हैं। अब जहाँ आप इंटर्नशिप दे के आए थे उस विद्यालय में पानी की व्यवस्था कैसी थी वो आप यहाँ लिखेंगे कि पानी को वहाँ व्यर्थ बहने नहीं दिया जाता था। यदि पानी व्यर्थ बह रहा था, जैसे बच्चे पानी पी रहे हैं, उसके बाद जो जहाँ पर पेयजल की व्यवस्था की गई है वहाँ से पानी बहकर इधर उधर जा रहा था, तो वहाँ पर एक गड्ढा खोदा गया था और जो गड्ढा खोदा गया था वो पर्याप्त रूप से वो गड्ढा भरने के बाद धीरे धीरे उस गड्ढे को पेड़ पौधों से जोड़ा गया था ताकि वो पानी पेड़ पौधों में देने के लिए उपयुक्त व्यवस्था उसकी की गई थी। यानी इस प्रकार से आपको उस विद्यालय में क्या लगा आप उसे लिखेंगे। इसके बाद आता है विद्यालय से संबंधित घटक। यहाँ आपका प्रश्न बनता है कि जो बच्चों के लिए शौचालय की व्यवस्था की गई थी तो उस स्कूल में शौचालय की व्यवस्था कैसी थी, यानी वहाँ शौचालय में जो बच्चे जाते थे वहाँ अनुशासन से जाते थे या बिना अनुशासन के जाते थे। जैसे ही बेल लगती थी तो क्या कक्षा से सभी बच्चे उठकर एक साथ चले जाते थे या फिर कक्षा से 2-2 बच्चे जाते थे। यदि 2-2 जाते थे तो उन बच्चों की किस प्रकार से टर्न लगाई जाती थी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपको इसके अंदर लिखनी है कि जिस प्रकार से ये जो जगह मैंने छोड़ी है यहाँ पर जैसे आप लिख सकते हैं कि नंबर 1 घटक के रूप में लिख सकते हैं कि प्रत्येक कक्षा के अंदर एक लकड़ी का पास तैयार किया गया था। यानी इस प्रकार से लकड़ी का 3x2
इंच का एक लकड़ी का पास यानी लकड़ी का एक टुकड़ा तैयार किया गया जो सिर्फ लड़कियों के लिए होगा, और एक ऐसे ही लड़कों के लिए तैयार किया जाए, या 2 लड़कों के लिए तैयार किया जाए, 2 लड़कियों के लिए तैयार किया जाए, और उनके ऊपर उनका पानी या वॉशरूम से संबंधित शब्द लिखे जाए। अब जैसे ही जिस कक्षा से जो बच्चा जा रहा है उस बच्चे को ये पास दिया जाए। एक मॉनिटर की ड्यूटी लगा दी जाए कि आपकी कक्षा से यदि टीचर कक्षा में है तो टीचर की अनुमति से बच्चा जाएगा, वहाँ इसकी आवश्यकता ही नहीं होगी, और यदि कक्षा में टीचर नहीं है और बच्चा बाहर जा रहा है तो मॉनिटर की इसमें ड्यूटी लगाई जाए और वहाँ इस प्रकार के पास बनाए जाएं जिससे कि वो बच्चे वॉशरूम में जाएं और वहाँ पर अनुशासन बना रहे। अब यदि ये इस प्रकार की व्यवस्था आप जहाँ इंटर्नशिप देने गए वहाँ पर थी तो आप बता सकते हैं, और यदि ऐसी नहीं थी तो आपको असुविधा क्या लगी तो वो चीज़ भी आप उनके सामने बता सकते हैं जो आपसे पूछे। जैसे मान लीजिए यहाँ यहाँ मेरा प्रश्न बनता था कि विद्यालय से संबंधित घटक आपको जो सबसे अच्छे लगे वो क्या थे, तो यहाँ जैसे मेरा आंसर बनता है कि बच्चे शौचालय की सुविधा के लिए जब जाते थे तो अनुशासन का अभाव था, और उस अभाव को देखते हुए मैंने वहाँ पर शिक्षकों की सहायता से 2 पास तैयार करवाए और वहाँ पर अनुशासन बनाने में सहयोग प्रदान किया। इसके बाद हमारा पेज नंबर 7, ये हमारा पेज नंबर 7 आता है। इसमें विद्यालय की खेलकूद व्यवस्था के बारे में बताया गया है। तो यहाँ आप उस विद्यालय के बारे में बताएंगे कि उस विद्यालय के अंदर खेलकूद व्यवस्था कैसी थी। जैसे कि वहाँ पर पर्याप्त रूप से खेलकूद के लिए एक बड़ा मैदान तैयार किया गया था। प्रत्येक कक्षा में एक कालांश खेल का लगाया जाता था। यह सप्ताह में आधा दिन यानी ब्रेक के बाद बच्चों को खेलने के लिए दिया जाता था, जैसी भी उस विद्यालय में व्यवस्था थी। बच्चे रस्सी कूदना, कबड्डी, फुटबॉल, हॉकी, खो खो आदि खेल खेलते थे। अध्यापक बच्चों को खेल खिलवाने में भी रुचि लेते थे। बच्चे मिलजुल कर खेल खेलते थे। यहाँ प्रश्न बनता है कि एक अच्छे नागरिक का निर्माण कहाँ से होता है, तो एक अच्छे नागरिक का निर्माण, एक अच्छे नेता का निर्माण खेल के मैदान से होता है, और खेल के मैदान की उचित व्यवस्था हर एक विद्यालय में होनी चाहिए। यानी प्रश्न बनता है कि प्रत्येक विद्यालय में खेल के मैदान की आवश्यकता क्यों होती है। हमारा प्रश्न बना, प्रत्येक विद्यालय में खेल के मैदान की आवश्यकता क्यों होती है। प्रत्येक स्कूल में, प्रत्येक विद्यालय में खेल के मैदान की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि खेल के मैदान से एक उत्तम व्यक्तित्व से परिपूर्ण नागरिक का निर्माण होता है। खेल के मैदान से एक नेता का निर्माण होता है। खेल के मैदान से बालकों में शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास होता है, और यही विकास बालक के आगे के विकास में सहयोग प्रदान करता है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा कंप्यूटर व्यवस्था पर विचार। यानी जो हमारी कंप्यूटर व्यवस्था है, यदि आप जिस विद्यालय में इंटर्नशिप देकर आए और वहाँ पर कंप्यूटर से संबंधित सुविधा है तो ही आप ये पॉइंट बनाएं। यदि आप इंटर्नशिप दे के आए हैं, उस विद्यालय में कंप्यूटर सुविधा नहीं है तो आप यह पॉइंट ना बनाएं। वैसे तो प्रत्येक सरकारी और प्राइवेट सभी शिक्षण संस्थानों में कंप्यूटर व्यवस्था है, तो हमारा ये पॉइंट बनाना वाजिब है। तो यहाँ पर हमें एक कंप्यूटर के बारे में बताना पड़ेगा कि कंप्यूटर आज के युग के लिए एक बहुत ही उपयोगी वस्तु है, जिसके अंदर हम हमारे बहुत सारे डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। और इसी प्रकार से, जिस प्रकार से कि पीछे हमने 2 सालों में देखा है कि कोविड के चलते हमारी शिक्षा काफ़ी प्रभावित हुई थी, तो हमारे शिक्षकों ने ऑनलाइन क्लासेस दी हैं और उन्हीं ऑनलाइन क्लासेस के लिए कंप्यूटर बनाए गए हैं। तो उस प्रकार की जो भी व्यवस्था है आप इसके अंदर लिखेंगे। यहाँ हमारा प्रश्न बनता है कि कंप्यूटर की उपयोगिता एक विद्यालय के लिए क्या क्या होती है। तो यहाँ हमारा प्रश्न बनता है कि कंप्यूटर में बच्चों के एडमिशन, टीसी, जो भी विद्यार्थी से संबंधित आंकड़े हैं हम कंप्यूटर में सेव करके रख सकते हैं, या फिर यहाँ बच्चों का जो रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हैं वो भी हमारा कंप्यूटर में, बच्चों का जो भी हमारा शाला दर्पण से ऑनलाइन करना होता है वो भी हम कंप्यूटर में कर सकते हैं। कंप्यूटर से विद्यार्थी अपने ज्ञान को और अधिक बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार की चीज़ें हमें यहाँ कंप्यूटर की आवश्यकता में बता सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा पेज नंबर 8। ये हमारा है पेज नंबर 8, और पेज नंबर 8 के अंदर आप देखिए
इंटर्नशिप के दौरान आप जिस विद्यालय में गए वहाँ पर नेटवर्किंग यानी इंटरनेट की व्यवस्था थी या नहीं थी, यदि थी तो वो किस प्रकार से। अब आपने कंप्यूटर लिखा है तो आपको इंटरनेट की सुविधा तो वहाँ दिखानी ही पड़ेगी। और आज के ज़माने में इंटरनेट की जो सुविधा है वो दुनिया के लिए प्रत्येक कार्य को सहज और सरल बनाने के लिए बहुत उपयोगी है। तो उन सारी चीज़ों को यहाँ हमने लिखा है और लिखते हुए हमने इंटरनेट की व्यवस्था टॉपिक को पूरा किया है। अच्छा, अब यहाँ हम देखते हैं, अब आप लोगों को फाइल के लिए सुविधा दी जा रही है, तो यह भी तो मैं नेटवर्किंग का ही सहारा ले रही हूँ। इंटरनेट के माध्यम से, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से मैं आपको आपकी फाइल के बारे में जानकारी दे रही हूँ। तो आज के युग में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है और विद्यालयों में भी इसकी उपयोगिता काफ़ी है, तो वही उपयोगिता आपके काम आएगी। इसके बाद आता है विद्यालय की समस्या निराकरण में विभिन्न लोगों का सहयोग। ये पॉइंट बताना चाहता है कि आपके विद्यालय में कोई भी समस्या है, जैसे इस समस्या से संबंधित हम लगा सकते हैं कि विद्यालय में कोई अध्यापक नहीं है या विद्यालय में आधारभूत सुविधाओं में कोई कमी है, तो इस प्रकार की जो समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को हल करने के लिए सहयोग किन किन लोगों का आप लोगों को मिला था वहाँ पर। तो यहाँ बता सकते हैं कि जैसे मैंने पहला पॉइंट यहाँ लिखा है संस्था प्रधान, कि जो संस्था है यानी जो विद्यालय, उस विद्यालय का जो प्रधान है अर्थात प्राचार्य हैं, जो प्रिंसिपल, हेडमास्टर, जो भी उस विद्यालय में संस्था प्रधान के रूप में कार्यरत हैं, उनका सहयोग क्या रहता है, उस सहयोग को आपको यहाँ लिखना है कि उनका काफ़ी सहयोग रहा है। वो अपने अधिकारियों के साथ मिलकर सहयोग के साथ कार्य करते हैं, उनकी कही हुई बात अत्यंत स्पष्ट रूप से होती है, तो उनके द्वारा जो हमें निर्देश दिए जाते थे वो हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होते थे। अपने जो साथी गणों को वो निर्देश देते थे वो भी बड़े स्पष्ट और बहुत ही सहज और विनम्रता के साथ देते थे और उनका सहयोग बहुत ही हमारे लिए लाभकारी रहा। इस प्रकार की बातें हमें यहाँ संस्था प्रधान में लिखनी है। इसके बाद आता है पेज नंबर 9। पेज नंबर 9 में आता है पंचायत, यानी जिस जगह वो विद्यालय, वो विद्यालय किस पंचायत के अंतर्गत आता है, यानी उस गांव का नाम, उस ढाणी का नाम आप लिखेंगे और वहाँ बताएंगे कि यदि हमारी कोई ऐसी समस्या थी जिस समस्या को विद्यालय के अंदर हम हल नहीं कर पा रहे थे, तो हम पंचायत में जाकर विद्यालय की समस्या उन्हें बताते थे और वो हमारी मदद करते थे, तो उनके द्वारा हमारी सहायता की जाती थी। इस प्रकार की बात आप पंचायत का लिखते हुए इसके अंदर आप बताएंगे कि उस विद्यालय को पंचायत का पूरा सहयोग मिलता था। तो उस पंचायत के द्वारा, जैसे आप यहाँ इस समस्या में आप लिख सकते हैं कि पेयजल से संबंधित काफ़ी समस्या थी उस विद्यालय में, तो हम वहाँ पंचायत के पास गए, यानी सरपंच के पास गए, उन्होंने उन्हें बताया कि इस विद्यालय के अंदर पेयजल की व्यवस्था सही नहीं है, हमें पेयजल के लिए कुछ कार्य करना चाहिए। तो वहाँ पर सरपंच के द्वारा बच्चों को पानी के टैंकर मंगवाए जाते हैं और इस प्रकार का जो भी आपको वहाँ लगा। तो यहाँ हमारा प्रश्न बनता है कि आप जिस विद्यालय में इंटर्नशिप के लिए गए वहाँ पंचायत के द्वारा कौन से कार्य किए गए। अगला हमारा पॉइंट बनता है गांव के शिक्षित वर्ग का सहयोग, कि गांव के शिक्षित वर्ग के द्वारा आप जिस स्कूल में, जिस विद्यालय में इंटर्नशिप देने गए हैं, तो वहाँ के शिक्षित वर्ग ने आप लोगों को क्या सहयोग दिया है। अर्थात आप यहाँ लिख सकते हैं कि वहाँ के शिक्षित वर्ग को जब हमारे विद्यालय की समस्याओं के बारे में पता चला तो वो हमें निर्देश देते हैं कि हमें किन उच्च अधिकारियों के पास जाना चाहिए या हम किस हद तक बच्चों को पढ़ाने के लिए किन की मदद ले सकते हैं। तो वहाँ हम चीज़ों को लिख सकते हैं। और यदि हमें कोई समस्या ही नहीं आई, हमें किसी भी उच्च वर्ग के सहयोग की आवश्यकता उन 28 दिनों में या 96 दिनों में आपने देखा कि नहीं पड़ी है, तो वहाँ सिर्फ ये पॉइंट, ये लाइन लिख के अभी आप अपना काम पूरा कर सकते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आता है उच्च अधिकारियों का सहयोग, यानी उस विद्यालय को उच्च अधिकारियों का क्या क्या सहयोग मिला था, उस चीज़ को भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं, जिनका भी सहयोग मिला है। जैसे बच्चों के लिए मिड डे आता है, तो वहाँ बच्चों के लिए कितना उचित जो पोषण हेतु आहार आ रहा है या फिर जो भी उन बच्चों के लिए सुविधाएं आ रही हैं, तो उन चीज़ों को भी उच्च अधिकारियों के सहयोग से आपने जो भी इन चीज़ों को देखा है आप उसके अंदर लिख सकते हैं। और यदि आप लोगों को लगा कि वहाँ पर उच्च अधिकारियों के द्वारा कोई भी सहयोग नहीं दिया जा रहा है या आवश्यकता ही नहीं पड़ी है, तो आप इन पॉइंटों को सिर्फ लिख कर छोड़ सकते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर
उस स्कूल को समय समय पर उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलता रहा है। इस प्रकार से ये हमारा पेज नंबर 9 पूर्ण होता है। फिर आता है हमारा पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 में बताया गया है कि विद्यार्थियों द्वारा सहयोग की इसमें बताया गया है कि मान लो कोई भी विद्यालय में समस्या है तो उसमें बच्चे उस समस्या को हल करने में कितना आपका सहयोग करवा रहे थे, बच्चे कितने अनुशासन में रहते थे, बच्चे पढ़ने में कितनी रुचि लेते थे, क्या बच्चों को विद्यालय में आने वाली समस्याओं के बारे में पता था, या बच्चे सुचारू रूप से अपनी पढ़ाई करते थे। इस प्रकार से उस विद्यालय में आपको जैसा भी लगा उसके बारे में आप इसके अंदर लिख सकते हैं। कि जैसे कि मैं जहाँ इंटर्नशिप देने गया था वहाँ पर विद्यार्थियों के अंदर मैंने बहुत अच्छा अनुशासन देखा, और आप जिस विद्यालय के अंदर इंटर्नशिप देने गए वहाँ की आपको कोई बहुत अच्छी बात लगी जो अनुशासन से संबंधित थी, तो उस चीज़ को भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ आपका प्रश्न बनता है कि आप जहाँ इंटर्नशिप देने गए थे वहाँ पर अनुशासन से संबंधित आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी। जैसे यहाँ हमारा उत्तर बनता है कि मुझे उस विद्यालय की वो बात सबसे अच्छी लगी जो कि हाफ टाइम में बच्चे सभी एक साथ बैठकर स्कूल के प्रांगण में एक साथ बैठकर अपना लंच करते थे। वहाँ बच्चों को बड़ी व्यवस्था से लाइन से बिठाया जाता था, शिक्षक उनके साथ बैठकर ही अपना भोजन करते थे। बच्चे के भोजन करने के उपरांत उनके बैठने के लिए व्यवस्था की गई थी, यानी जो दरियाँ बिछाई गई थी उन्हें वहाँ से हटाकर वहाँ पर झाड़ू निकाल के सफाई उसी समय कर दी जाती थी और बच्चे अपनी अपनी कक्षाओं में चले जाते थे। मुझे यहाँ इस स्कूल की ये बात बहुत अच्छी लगी कि बच्चे कक्षा में ही बैठकर भोजन नहीं करते हैं, जिससे कि गंदगी भी फैलती है और स्मेल भी आनी शुरू हो जाती है कक्षाओं में। तो उस स्कूल की मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। तो आप यहाँ इस प्रकार से ये उत्तर दे सकते हैं, या फिर जो भी आपको अपने स्कूल में लगा उस प्रकार के आप आंसर अपने प्रश्न के हिसाब से दे सकते हैं। समस्याओं का बच्चों पर प्रभाव। अब आपने पीछे जो जो समस्याएं उस विद्यालय में बताई हैं उन समस्याओं का उस स्कूल के बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए जिस विद्यालय में आप इंटर्नशिप देने गए हैं वहाँ पर एक मैथ का टीचर नहीं है, बाकी सभी टीचर्स की व्यवस्था है। अब एक हिंदी का टीचर या एक एसएसटी पढ़ाने वाला टीचर उन्हें मैथ करवाता है, तो आपको यह बहुत बड़ी समस्या लगी। तो आप इसमें बता सकते हो कि बच्चे सही ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं अध्यापक के अभाव में, क्योंकि गणित के अध्यापक वहाँ पर नियुक्त नहीं किए गए थे। मैं वहाँ इंटर्नशिप देने गया था और मैं गणित का ही विद्यार्थी था। 28 दिन तक तो उन बच्चों के सामने गणित की कोई समस्या नहीं आई, लेकिन अब उन बच्चों के सामने गणित की समस्या आएगी। वो उनकी जो अधिगम है वो बहुत अधिक प्रभावित हो रहा था। इस प्रकार से जो भी उनका प्रभाव था वो आप उनके अंदर लिख सकते हैं। फिर यहाँ हमारा बनता है निष्कर्ष, कि निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि विद्यालय की जो समस्या है वो कुछ हद तक तो पंचायत के द्वारा उच्च अधिकारियों के द्वारा हल कर दी गई थी। हमारे जैसे जो विद्यार्थी जाते थे उनको वहाँ के संस्था प्रधान के द्वारा समय समय पर निर्देश देकर बालकों की उन समस्याओं का निराकरण किया जाता था। यानी इस प्रकार से आप पूरा निष्कर्ष लिखेंगे और उसके बाद आप यहाँ लिख सकते हैं सुझाव, कि आप अपना सुझाव उस विद्यालय के लिए क्या देना चाहते हैं, कि उस विद्यालय में उस समय यदि पानी की समस्या है तो वो कैसे हल कर सकते हैं, शिक्षक की समस्या है तो वो किस प्रकार से हल की जा सकती है। जो भी आपका उस विद्यालय के लिए सुझाव होगा वो इस पर आप लिखेंगे। और इस प्रकार से ये हमारी फाइल पूर्ण होती है। हमने बनाई है आज फाइल बीएसटीसी प्रथम वर्ष की और बीएसटीसी द्वितीय वर्ष के लिए जो सर्वे प्रोफाइल बनाई जाती है, वह फाइल जो आप इंटर्नशिप के लिए जाते हैं उस विद्यालय की आप सर्वे रिपोर्ट तैयार करते हैं, उससे संबंधित यह फाइल बनाई जाती है। और यह फाइल आपके प्रायोगिक जो परीक्षा होती है उसमें भी यह आपके लिए अत्यंत उपयोगी होती है। धन्यवाद।